दोस्तों शुरुआत करते हैं हम आज के न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज से। हम देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ हम डिटेल में देखेंगे। पहली न्यूज़ हम देखेंगे इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड। चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान या फिर चुनाव में वोट हासिल करने के लिए नेताओं के द्वारा कौन कौन से गलत तरीके इस्तेमाल में लाए जाते हैं। ठीक है, भारत में होने वाले चुनाव में कौन कौन सी गड़बड़ियां हैं और क्या चुनाव आयोग इनको रोकने में सफल हो पाया है, ये सारी बातें हम इसमें देखने वाले हैं। सेकंड न्यूज़ हम डिटेल में देखेंगे। एक स्टडी सामने आई है, कोविड-19 महामारी के दौरान जब लॉकडाउन लगा या लॉकडाउन नहीं भी लगा, ठीक है, उस कंडीशन में भी महिलाओं को या फिर गर्ल्स को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है, इससे रिलेटेड एक स्टडी सामने आई है। इसको हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बाकी खबरों का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे कि एक न्यूज़ आई है यूनाइटेड किंगडम से, ठीक है, ब्रिटेन से। ब्रिटेन ने सहमति दे दी है, नोट दे दी है। नोट मतलब होता है सहमति, काय के लिए, एक्स्ट्राडिक्शन ऑफ नीरव मोदी। तो यूके ने जब इसको सहमति दे दी है तो अब इनको इंडिया लाया जा सकता है और इनके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है। एक्स्ट्राडिक्शन का मतलब होता है प्रत्यर्पण। ठीक है, जब कोई व्यक्ति एक देश से दूसरे देश चला जाता है ना, और यदि उसके खिलाफ कोई पहले से कोई अपराध है या केस है, तो उसको यदि फिर से हमारे देश में वापस लाना है तो उसको हम कहते हैं एक्स्ट्राडिक्शन। इसके लिए क्या है, सामने वाले देश की हमें अनुमति लेने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब अनुमति तो उन्होंने दे दी है, लेकिन उनके पास एक और ऑप्शन बच जाता है कि वो 14 दिन के भीतर भीतर यूके का जो हाई कोर्ट है ना, वहाँ पर इसकी अपील कर सकते हैं। और ये अनुमति उनको दी थी यूके के होम डिपार्टमेंट में। अब यहाँ पर एक एक चीज़ें बताई जाती हैं। जैसे कि 31 जनवरी 2018 की बात है, सीबीआई ने पहला केस रजिस्टर किया, किसके खिलाफ, नीरव मोदी के खिलाफ। और काय के लिए, और अदर लोगों के लिए भी। पीएनबी जो बैंक है उसमें चीटिंग करने के लिए, फ्रॉड करने के लिए, कितने रुपये का, 6,498 करोड़ का। ठीक है, फिर कुछ दिन बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। अब फरवरी के महीने की बात है 2018 की, सीबीआई ने अरेस्ट किया बैंक के जो अधिकारी हैं और भी जो फंक्शनरीज हैं ना उस फर्म के, मतलब पीएनबी के, उन सब की गिरफ्तारी हुई। इसके बाद 2018 की बात है, सीबीआई ने पहली चार्जशीट फाइल की। ठीक है, इसके बाद जून 2018 की यदि हम बात करें तो इंटरपोल ने एक रेड नोटिस इशू किया था ईडी की रिक्वेस्ट पर। इसके बाद 2018 अगस्त 3 में इंडिया ने एक रिक्वेस्ट भेजी यूके को, ठीक है, कि आप उसे हमारे देश में वापस भेजिए, हम उसके खिलाफ मुकदमा चलाएंगे, उसने फ्रॉड किया। इसके बाद 19 मार्च 2019 यूनाइटेड किंगडम की पुलिस ने नीरव मोदी को गिरफ्तार कर लिया लंदन में। ठीक है, उसके बाद एक्स्ट्राडिक्शन के ट्रायल्स कमेंस हुए और फिर कोर्ट ने अलाउ कर दिया एक्स्ट्राडिक्शन के लिए और ऑर्डर भेज दिया किसके पास, यूके के होम डिपार्टमेंट के पास। और फिर जो सेक्रेटरी है होम डिपार्टमेंट का, उसने साइन कर दिया इनके एक्स्ट्राडिक्शन के लिए, प्रत्यर्पण के लिए। तो शुरुआत करते हैं हम पहली न्यूज़ को डिटेल में। ठीक है, पहली न्यूज़ हमें ये बताती है, एक स्टडी सामने आई है जिसमें ये कहा गया है कि गर्ल्स को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा है पेंडेमिक के दौरान, कोविड-19 के दौरान। तो सबसे पहली बात तो यही है कि घर में आमदनी हो नहीं रही है। ठीक है, अब लड़की का पालन पोषण हम कैसे करेंगे। इससे अच्छा है कि लड़की की शादी जल्दी से जल्दी कर दी जाए और अपनी जिम्मेदारी से हम फ्री हो जाएं। मतलब उनकी जो शादी करने की जो चांस है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत जल्दी उनकी शादी होने की संभावना बढ़ गई थी। ठीक है, और इसके अलावा और क्या है,
जब लड़कियां ज़्यादातर टाइम घर में बिताएंगी तो घर से संबंधित जो काम है ना उनके ऊपर और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी के चक्कर में वो अपनी स्टडी नहीं कर पाती हैं। जो काम नहीं करना है उसको भी उनको करना पड़ता है, ऐसा इस स्टडी में कहा गया है। और इनमें से यदि हम सबसे बिगेस्ट चैलेंज की बात करें तो वो था ऑनलाइन स्किल को अटेंड नहीं कर पाना। अब केवल ऑनलाइन स्कूलिंग कह देने से तो काम नहीं चलता है, आपको इंटरनेट की सुविधा देना पड़ेगा, ठीक है, मोबाइल देना पड़ेगा। हर किसी के पास तो अभी भी नहीं है, ठीक है, अच्छी कनेक्टिविटी होना चाहिए। यहाँ तक कि गांव में तो अभी भी लाइट की समस्या है। तो केवल ऑनलाइन स्कूलिंग कह देने से काम नहीं चलता है। ऑनलाइन स्कूल में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई हैं, वो इसको अटेंड नहीं कर पाई हैं, ठीक है। अब यदि हम स्टडी के बारे में बात करें तो लगभग 25 जो गर्ल्स हैं अलग अलग 7 शहरों से उनका इंटरव्यू लिया गया, ठीक है। इनको अपने पीयर्स के साथ में मतलब ग्रुप के साथ में ही इनको खुद से इंटरव्यू लेना था, ठीक है, और रिकॉर्ड बनाना था कि कोविड-19 का उनकी लाइफ में क्या क्या प्रभाव पड़ा है, ठीक है। और जो एडोलसेंट गर्ल्स होती हैं ना, किशोरी युवतियां हैं, वो किस प्रकार प्रेशर के खिलाफ, जो प्रेशर बढ़ गया था उनकी लाइफ में, उनके खिलाफ लड़ रही थी। तो जो एडोलसेंट या फिर किशोरी रहती है ना, उनको कहा जाता है जिनकी एज 13 से 17 उम्र तक रहती है। तो जब इन्होंने जानकारी हासिल की तो इनको ये पता चला कि जो उनकी मैरिज होने की जो संभावना है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब अगले साल करना था तो इसी साल कर दो, ऐसी वाली बात आ गई है सामने। और जब वो उनको ज़्यादातर टाइम घर में ही बिताना है, स्कूल बंद है, स्कूल हमें जाना नहीं है, ठीक है, तो अब हमें घर में ही रहकर पढ़ाई करना। लेकिन आप घर में रहकर अदर काम भी आपको करने का प्रेशर बढ़ जाता है। मतलब जो चोर्स हैं ना, हाउस होल्ड चोर्स हैं, अरुचिकर काम जो रहते हैं, उनको भी उनको करना पड़ा, इसलिए पढ़ाई में वो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई हैं, ठीक है। इसके बाद जो ऑनलाइन एजुकेशन है ना, उसके लिए जो आवश्यक टूल हैं उनकी भी कमी देखी गई है, ऐसे स्टडी में सामने आया है। और जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है वो भी बढ़ा है। अब घर ही घर में रहते हैं तो लड़ाई झगड़े स्वाभाविक सी बात है, बढ़ जाते हैं। अब इस स्टडी का नाम यहाँ पर बताया गया है, कोविड इन हर वॉइस, ए गर्ल लेड एंड सेंटर्ड पार्टिसिपेटरी रिसर्च स्टडी। ये इस रिपोर्ट का नाम है। इसके बारे में और कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसको रिलीज़ किया गया 13 अप्रैल को, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी एज की लड़कियां शामिल थीं? 13 से लेकर 24 साल तक की गर्ल्स को इसमें शामिल किया गया। कौन कौन से शहर में स्टडी की गई? अलवर, बरेली, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, पुणे, ठीक है। उन्हीं की कम्युनिटीज़ के बीच में ये स्टडी की गई। अब इसमें जो मेथड अपनाई गई थी, मेथडोलॉजी अपनाई गई थी, वो ये थी कि गर्ल्स को सबसे पहले तो ट्रेनिंग दिया गई, ठीक है, रिसर्च के लिए कि कैसे इंटरव्यू कंडक्ट कराना है। और इसमें टोटल 153 लड़कियों को शामिल किया गया था, उन्हीं की रिस्पेक्टिव कम्युनिटीज़ से, उन्हीं के ग्रुप में से। अब इसको सपोर्ट किसके द्वारा मिला? ये जो यूके की गवर्नमेंट है ना, और किसके द्वारा इसको कंडक्ट कराया गया? EM पावर के द्वारा, ठीक है, जो कि ग्लोबल रूप से परोपकार पर कहना चाहिए फोकस करती है, ठीक है, कि आज की जो युवा पीढ़ी है उसमें कौन कौन सी रिस्क जो है इमर्ज होके आ रही हैं मार्केट में, इसके बारे में वो ज़्यादा ध्यान देती है। अब यदि हम बिगेस्ट चैलेंज की बात करें कि कौन सा बिगेस्ट चैलेंज देखने को आया सामने, ठीक है, सबसे पहली बात है
कि ऑनलाइन स्कूल को वो अटेंड नहीं कर पा रही थी। ठीक, लगभग इसी के कारण क्या हुआ, 80% जो लड़कियां हैं ना, रिस्पोंडेंट हैं, उनका ये कहना है कि हमें घर के काम में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहना पड़ा, ये भी करना है वो भी करना है, बहुत सारे काम आ गए हमें करने के लिए। ठीक है, और लगभग 64% गर्ल्स और यंग वुमेन का कहना है कि हमारे पास तो स्टडी के लिए टाइम ही नहीं बचता है, ऐसा उनको कहना। अब हम बात करते हैं वही कि ऑनलाइन एजुकेशन यदि हमें चाहिए तो इसके साथ में हमें कुछ और भी देना पड़ेगा। उनकी यदि संसाधनों के पास, यदि उनके पास कमी है तो वो कैसे कर पाएंगे ऑनलाइन एजुकेशन। तो लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, रिसोर्स और टेक्नोलॉजी की कमी के कारण वो ऑनलाइन शिक्षा हासिल नहीं कर पाई हैं। ठीक है, तो 28% ऐसी लड़कियां थीं जिनके पास ना तो मोबाइल फ़ोन है और ना तो इंटरनेट की सुविधा है, तो फिर वो कैसे करके जो है ऑनलाइन शिक्षा हासिल करेंगी। अब इसके बाद बारी आती है उन गरीब परिवारों की, गरीब समुदायों की। ठीक है, कोविड-19 ने सबसे ज़्यादा स्ट्रेस उन्हीं के ऊपर डाला है। ठीक है, ऐसा बिलीव किया जाता है कि लगभग 42% गर्ल्स की शादी ना टाइम से यदि बहुत ही जल्दी उनके ऊपर प्रेशर आ गया कि शादी करो करके। ठीक है, सबसे ज़्यादा गर्ल्स का ये कहना है, लगभग 90% गर्ल्स का ये कहना है कि हमारे तो मानसिक तनाव बहुत ही ज़्यादा रहा, ऐसा उनका कहना है। और इसका रीज़न ये बताया गया है कि ना तो हम फ्रेंड से मिल सकते हैं, ठीक है, ना टीचर के पास से कोई कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसी के कारण जो मेंटल डिस्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब यदि हम जेंडर पे आधारित वायलेंस की बात करें, हिंसा की बात करें, लड़ाई झगड़ों की बात करें, तो 26% से भी ज़्यादा गर्ल्स का मानना है कि जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है ना वो बढ़ा है। और जो हमारे घूमने फिरने की आज़ादी थी उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लग गया है। अब इसके बाद वाली न्यूज़ हम डिटेल में देखने वाले हैं, वो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। चुनाव में जो गड़बड़ियां हैं, ठीक है, चुनाव प्रक्रिया में जो गड़बड़ियां हैं और इलेक्शन कमीशन के सामने कौन कौन सी समस्याएं हैं और कैसे इलेक्शन कमीशन इनको सॉल्व कर सकता है, क्या सॉल्व करने में सफल रहा है कि नहीं रहा है। देखो, अभी कुछ राज्यों में चुनाव के कुछ कुछ चरण हुए हैं, कुछ में आने वाले चरणों में होना भी है विधानसभा के। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और भी जो पोल्स हैं वो भी हुए। तो सबकी यदि हम संपत्ति को आंकें कि टोटल कितना रुपया जब्त किया गया है, तो चाहे वो कैश हो, चाहे वो अदर चीज़ जो मुफ्त में बांटी गई, सबकी संपत्ति को यदि हम आंकें ना तो 1000 करोड़ रुपया होता है। इतने रुपए की जब्ती की है इलेक्शन कमीशन ने। ठीक है, अभी जो ऑनगोइंग असेंबली पोल्स चल रहे हैं उनमें। और यदि हम अदर स्टेट की बात करें कि किस स्टेट से कितनी राशि जब्त हुई है या फिर कितने कैश जब्त हुआ है या फिर अदर चीज़ें जब्त हुई हैं, तो लगभग 446.28 करोड़ सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है तमिलनाडु में। इतना यहाँ पर जब्ती हुई है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से, जैसे कि पैसे बांटना, लिक्योर मतलब दारू, ड्रग्स और भी जो कुछ प्रीसियस मेटल रहते हैं, बहुमूल्य धातुएं, यहाँ तक इनको भी दिया जाता है ताकि वोट हासिल की जा सके। कुल मिला के ये तो वोट खरीदना हो गया ना। इन सभी की संपत्ति को यदि मिला दें तो टोटल हो जाता है 1,001.43 करोड़। ठीक है, और इसमें ये बताया गया है कि अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं ना, तो पहली बार ये जो जब्ती है 1,000 करोड़
को पार कर गई है, ऐसा इलेक्शन कमीशन का कहना है। अब बात बताई जाती है कहाँ कहाँ से ये सारी चीज़ें जब्त हुई हैं। ठीक है, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु, केरल, वेस्ट बंगाल, ठीक है, इनमें जो इलेक्शन हुए और जो बाय इलेक्शन हुए सबको मिला के यहाँ पर बताया गया है कि टोटल इतने रुपये की जब्ती हुई है। इसमें टॉप करा तमिलनाडु ने, सबसे ज़्यादा यहाँ पर धांधली हुई है। 446.28 करोड़ की यहाँ पर संपत्ति को जब्त किया है। इसके बाद अलग अलग स्टेट का ब्यौरा यहाँ पर दिया जाता है। सेकंड नंबर में आता है वेस्ट बंगाल, लगभग 300 करोड़ रुपये। असम में 122 करोड़ की जब्ती, 84 करोड़ केरला में, 36 करोड़ पुदुचेरी में। ठीक है, और जो बाईपोल हुए थे ना, उपचुनाव हुए थे, जैसे नगर पालिका का हो गया, नगर निगम का हो गया, इनमें 10.84 करोड़ रुपया सीज किए गए थे, ऐसा इलेक्शन कमीशन का कहना है। और 2016 की यदि हम असेंबली इलेक्शन की बात करें, मतलब हम पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान जो प्रचार प्रसार में जो धन इस्तेमाल में लाया गया, उसकी यहाँ पर बात बताई गई है। 225.77 करोड़ रुपये की जब्ती हुई थी। ठीक है, अब जब इलेक्शन कमीशन से पूछा गया कि क्या आपने एफआईआर फाइल किए हो जो कि इस काम में इन्वॉल्व हैं, या फिर और भी कोई डिटेल बताइए पॉलिटिकल पार्टीज़ की, या फिर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति उसमें लगा था, तो इलेक्शन कमीशन का जो स्पोक पर्सन है ना, उसने कोई जवाब नहीं दिया। ये तो बहुत गलत बात है, आपको बताना था ना। आप यदि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ही नहीं करेंगे, उनकी जानकारी को जनता के सामने नहीं रखेंगे, तो ये अपराध फिर कम कैसे होंगे। ठीक है, सबसे लास्ट में एक बात यहाँ पर बताई जाती है कि ये इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी कामयाबी है। तो आपको क्या लगता है, 2016 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था, वहाँ यदि 200 करोड़ रुपया की जब्ती हुई थी, 200 करोड़ रुपया इस्तेमाल किया गया था चुनाव प्रचार प्रसार में गलत तरीके से वोट हासिल करने के लिए। इस बार 1000 करोड़ रुपया यदि इस्तेमाल किया गया है नेताओं के द्वारा, तो ये इलेक्शन कमीशन की कोई उपलब्धि है क्या बहुत बड़ी? उपलब्धि तो तब होती कि पिछली बार 200 करोड़ रुपये ही खर्च कर पाए थे, इस बार इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा देते ये कि 100 करोड़ रुपए भी अवैध रूप से इस्तेमाल ना किया गया होता, तब हम मानते कि इलेक्शन कमीशन की इसमें कामयाबी है। अब अलग अलग चीज़ों की यदि हम बात करें ना, जैसे कि ड्रग्स बांटे गए, तो टोटल जो ड्रग्स की कीमत हो रही है वो 161.60 करोड़ हो रही है। ठीक है, जिसमें से नंबर 1 पर है वेस्ट बंगाल। ड्रग्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल यहाँ पर किया गया वोट हासिल करने के लिए, जिसकी कीमत होती है 118.83 करोड़। सेकंड नंबर में आता है असम, 34.41 करोड़ रुपया का ड्रग्स यहाँ पर इस्तेमाल में लाया गया। इसके अलावा यदि हम बहुमूल्य धातुओं की बात करें ना, प्रीसियस मेटल्स, लेकिन यहाँ पर कोई एग्जाम्पल या फिर नाम नहीं बताया गया है, इसकी टोटल कीमत बताई गई है 176.46 करोड़ रुपये की जब्ती हुई है। ठीक है, जिनमें से जो टोटल था ना 270 करोड़ का, ये हुआ है, देखिए टोटल जो जब्ती हुई इसकी 270 करोड़ की, जिसमें से 176 करोड़ की जब्ती हुई है तमिलनाडु से, जो प्रीसियस मेटल हैं उसके लिए, और जो बाकी जो 50 करोड़ है ना, वो केरला से जब्त किया गया है प्रीसियस मेटल को। अब हम बात करते हैं शराब की। तो टोटल 85 करोड़ रुपये की शराब बांटी गई, जिसमें से सबसे ज़्यादा असम में और उसके बाद वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में 30 करोड़, असम में 41 करोड़ रुपये की शराब जो है वोटर्स को दी गई वोट हासिल करने के लिए।
तो इस महामारी के दौरान हम कैसे जो माइग्रेंट वर्कर हैं, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट कमाने के लिए जाते हैं, और ऐसे लोग जो डेली कमाते हैं, चाहे वो ईंट घर बनाने के काम में लगे हों या फिर अदर काम में लगे हों, तो उनके लिए हम कैसे सोच सकते हैं, उनकी भलाई के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो जो दिल्ली रोजी रोटी अधिकार अभियान है ना, इनका कहना है चीफ मिनिस्टर को कि जो भी होमलेस शेल्टर हैं, जहाँ पर लोग रहते हैं, जो निराश्रित रहते हैं सेंटर है, वहाँ पर जो व्यक्ति रह रहे हैं, ठीक है, और भी जो डेडिकेटेड रिलीफ सेंटर बनाए गए हैं, किन के लिए, माइग्रेंट वर्कर के लिए, या फिर जो डेली वेज वर्कर हैं उनके लिए, और भी जो अदर जो भी व्यक्ति है जो कि कोविड-19 की रिस्ट्रिक्शन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, उनको आप क्या प्रदान करिए, फ्री मील बांटिए, फ्री भोजन उपलब्ध कराइए, ऐसा इनका कहना है। आगे ये जो संस्था है, इनका ऐसा कहना है कि जो नाइट कर्फ्यू आप लगा रहे हो ना, और भी जो अदर रिस्ट्रिक्शन आप लगा रहे हो, जिससे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो पूरी तरह से बंद हो जा रही है, तो इससे ये गरीब तबका जो प्रभावित हो रहा है उनको हमें संभालना है। तो आज के समय की यही डिमांड है कि इनको पका हुआ भोजन दिया जाए, चाहे वो होमलेस शेल्टर हो या फिर अदर जो सेंटर बनाए गए हैं रिलीफ सेंटर, वहाँ पर। इसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनके लिए एक देश एक राशन कार्ड को भी आप लागू करिए, ठीक है। जिनके पास राशन कार्ड है उनको भी दो, जिनके पास नहीं है उनको भी दो। ये चीज़ बीच में बाधा खड़ी नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं, हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इनका क्या कहना है। जब अमेरिका ने ये डिसीजन ले लिया कि हम आने वाले कुछ टाइम में अपनी सेना को अफ़गानिस्तान से वापस लेने वाले, तो इनका ये कहना है कि आप वहाँ से अपनी सेना को वापस ले जा रहे हो, वो तो बात ठीक है, लेकिन वहाँ पर डेमोक्रेसी बनी रहना चाहिए, तभी वहाँ जो हिंसा की घटनाएं होती हैं ना वो कम से कम हो पाएंगी, और तालिबान का भी जो इफ़ेक्ट है कम से कम हो पाएगा। आज भी वहाँ के जो ग्रामीण इलाके हैं ना, ग्रामीण इलाकों में ही ज़्यादातर हिस्सा उन्हीं के कब्जे में है। आज भी उनका वहाँ पर राज चलता है तालिबान का। तो इनका कहना है कि कम से कम डेमोक्रेसी तो वहाँ पर बनी रहना चाहिए, ठीक है। और आपने ये जो पुल आउट किए हो ना, ये बहुत बड़ा स्टेप है, ये बिग स्टेप है, ऐसा एस जयशंकर का कहना है, और इससे बहुत ही ज़्यादा डीप कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा गहरे परिणाम इससे आने वाले हैं। और इन्होंने जो ध्यान आकर्षित किया है वो इस बात की ओर कि जो महिलाओं के जो अधिकार हैं, ठीक है, महिलाओं के अधिकार बने रहना चाहिए, उनकी आज़ादी बनी रहे, और ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जो कम संख्या वाली जो जाति हैं या फिर जो कम्युनिटी है, समुदाय है, ग्रुप है, उसको आप दबाने लग जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। अब यदि इंडिया की हम बात करें ना, तो एस जयशंकर का ऐसा कहना है कि अफ़गानिस्तान से अमेरिका जो फोर्स को वापस लेके जा रहा है, नाटो जो अपनी फोर्स को वापस लेके जा रहा है ना, इससे वहाँ की सरकार कमज़ोर हो जाएगी और तालिबान मजबूत हो जाएगा, ऐसा एस जयशंकर का कहना है। आगे फिर कुछ और भी बातों का उल्लेख ये करते हैं कि 2001 से हमारे और अफ़गानिस्तान के बीच में रिश्ते कैसे रहे हैं, ठीक है। चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो किसका, अफ़गानिस्तान की जो पार्लियामेंट हो उसका, ठीक है, चाहे वो सलमा डैम हो और चाहे वो रोड नेटवर्क के प्रोजेक्ट हो, हमने इस मामले में बहुत ही पॉजिटिव काम करे हैं, ऐसा एस जयशंकर का कहना है। और जबकि पाकिस्तान ने केवल कुछ नहीं किया है, बस आतंकवादियों को सपोर्ट किया है, तालिबान को सपोर्ट किया है, ऐसा एस जयशंकर का कहना है। इसके बाद हम न्यूज़ देखने वाले हैं बंगाल के जो
चाय के बागान रहते हैं ना, टी गार्डन रहते हैं, उनमें काम करने वाले मज़दूरों की कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनको वे फेस करते हैं, और कैसे नेता लोग हर साल हर बार उनको फुटबॉल की तरह इस्तेमाल करते हैं जो भी आता है। तो ठीक है, तो इनमें से जब तक कोई एक, इन्हीं के बीच में से एक लीडर खड़ा नहीं होगा ना, तब तक इनकी समस्याएं समाप्त नहीं होने वाली हैं। और इनमें से भी, इनके बीच, इन वर्करों मजदूरों के बीच में से कोई एक नेता खड़ा होना बहुत बड़ी बात है, बहुत ही असंभव बात है। सबसे पहली बात आ जाती है पैसा की। मिनिमम वेज तो कम से कम मिले हमें, ज़्यादा मत दो लेकिन जो मिनिमम वेज तय किया गया है उतना तो दे दो। और सेकंड बात आती है जो ज़मीन है उसकी ऑनरशिप को, ये प्रमुख की इशू हैं यहाँ पर के जो वर्कर हैं उनके। अब इन्हीं वर्कर्स के बीच में से एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है बेनाम ओरान। ठीक है, ये एक वर्कर हैं, कहाँ के, नागर काटा टी स्टेट वेस्ट बंगाल के। कई सारी इन्होंने इलेक्शन की मीटिंग को अटेंड किया। ठीक है, और पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं ना, उन्होंने जो जो भी वादे किए उनका एक नोट बना लिया। अब इनका ये मूड बना कि अब मैं खुद ही जो है इसमें खड़ा होऊंगा, और ये जो है खड़े हो गए। जो जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ की जो रिप्रेजेंटिंग है अनरजिस्टर्ड प्रोग्रेसिव पीपुल्स पार्टी, इसके अंतर्गत। और इनका ये कहना है कि मैंने अपना सिंबल फुटबॉल रखा है ताकि जनता को पता, सरकार को ये पता लग सके, जनता ये जान सके, दुनिया ये जान सके कि ये जो टी के जो गार्डन के वर्कर हैं ना, वो हमेशा ही जो है फुटबॉल की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके द्वारा। मतलब कोई भी आ रहा है तो बस हमें चोट ही पहुंचना है, ऐसा इनका कहना है। और सबसे बड़ी कमी सामने ये आती है कि इन मज़दूरों की जो मज़दूरी है ना, इनको मिनिमम वेज एक्ट के अंतर्गत अभी तक शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ के जो यूनियन हैं जिसका नाम है प्लांटर्स वर्कर यूनियन, इनके जो नेता हैं उनका कहना है कि कम से कम इसको मिनिमम वेज एक्ट के अंतर्गत शामिल तो किया जाए। और यदि अभी हम बात करें कि अभी इनको कितना रुपया मिलता है जो वर्कर वहाँ पर काम करते हैं, तो लगभग 200 रुपये प्रतिदिन यहाँ तक स्टैंड हो जाती है इनकी मजदूरी। ठीक है, अब जो भारतीय जनता पार्टी है उसने अपने मैनिफेस्टो में कहा, अलग असेंबली पोल के जो इलेक्शन अभी होने वाले कुछ हुए हैं ना, कुछ वहाँ पर प्रॉमिस किया था बीजेपी ने कि हम 350 रुपया पर डे आपको मजदूरी कर देंगे। इसके बाद और भी जो अदर पार्टीज़ हैं उन्होंने क्या क्या वादे किए हैं इन वर्कर्स को, उनके बारे में बताया जाता है। ठीक है, बीजेपी ने तो कह दिया कि हम 350 रुपये प्रतिदिन में आपको मजदूरी देने के लिए तैयार हैं। इसके बाद जो तृणमूल कांग्रेस है ना, उनका कहना है कि हम आपको पक्का हाउस प्रोवाइड कराएंगे, 3 लाख जो परमानेंट टी गार्डन वर्कर है ना उनको, उससे भी ज़्यादा लोगों को। और इस प्रोजेक्ट का उन्होंने नाम दिया था चा सुंदरी प्रोजेक्ट। और भी कुछ बातें इन्होंने ये कही हैं तृणमूल कांग्रेस ने कि जो 23 टी गार्डन्स है ना, इनको हम रिन्यूअल प्रोजेक्ट के अंतर्गत लाने वाले हैं, इनको रिन्यू करने वाले हैं। और कुछ लेफ्ट पार्टीज हैं, उनका ऐसा कहना है कि जो क्लोज डाउन टी गार्डन्स है ना, उनके लिए हम ऐसे स्टेप उठाएंगे कि ताकि हम उनको रीओपन कर सके, जो बंद पड़े जो भी गार्डन हैं उनको हम ओपन करने का काम करेंगे, ऐसा लेफ्ट पार्टीज़ का कहना है। एक एक्टिविस्ट हैं अनुराधा तलवार, वो कहती हैं पहले इनको मिलता था 68 रुपया जब लेफ्ट फ्रंट की जो शासन था ना उस दौरान। इसके बाद जब प्रेशर दिया गया तो बढ़कर ये जो मजदूरी है 202 रुपया प्रतिदिन हो गई। अब बीजेपी तो कह रही है कि हम 350 रुपया प्रतिदिन इनको मजदूरी देंगे, लेकिन
अब जो वहाँ के जो ऑनर्स हैं ना, गार्डन के जो मालिक हैं, वो क्या काम कर लिए, कोर्ट चले गए, और जो फिर से जो वर्कर्स हैं वो छूट गए पीछे। अब जब कोई मिनिमम वेज का एक्ट का प्रावधान ही नहीं है तो कैसे इनको फ़ायदा मिलेगा, ऐसा इन एक्टिविस्ट का कहना है। तो सबसे बड़ी बात यही है जो इनको मिनिमम वेज एक्ट के अंतर्गत लाया जाए। अब जैसे कुछ वादे जो किए गए हैं ना कि हम इनको पक्का मकान अवेलेबल करवाएंगे, ठीक है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये हो जाती है कि इसके लिए इनको ना एनओसी चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, किनसे, टी गार्डन का जो मैनेजमेंट है उनसे, जो कि इतना आसान होने वाला नहीं है। अब इसके बाद एक और एक्टिविस्ट हैं, उनका ये कहना है कि सरकार जो है सीएए को लागू करना चाहती है, इसके अलावा एनआरसी को भी लाना चाहती है। अब आप एक बात बताइए, आज़ादी के पहले से जो वर्कर बिहार और झारखंड से यहाँ पर लाए गए, उनको तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि हम इनको लैंड का अधिकार दे दें, इनको हम मिनिमम वेज का प्रावधान कर दें। लेकिन आप बाहर से विदेशों के जो आदमी आके इंडिया में रह रहे हैं, उनको तो आप सिटीजनशिप देने के लिए तैयार हो, उनको घर ज़मीन सबकी सुविधा देने के लिए तैयार हो, लेकिन जो व्यक्ति इंडिया में ही सालों साल से रह रहा है, जो यहीं का है, जो लेबर बन के आया था अंग्रेज़ों के शासन के दौरान, उनको तो आप कोई भी सुविधा नहीं दे रहे हो। तो ये कैसी बात हुई। तो जो CAA है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये क्या काम करता है, मतलब एक प्रकार से हम ओवरव्यू देखें ना तो बाहर के लोगों को अपने यहाँ पर नागरिकता देने का काम कर रहा, बाहर के लोगों को हम बुला रहे हैं। और जो एनआरसी है ना, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, ये क्या करती है, हमारे देश में जो भी अवैध रूप से रह रहे हैं इनको बाहर खदेड़ने का काम करती है। अब देखो, CAA के द्वारा मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है, यदि एनआरसी लागू होती है तो ये जो मुस्लिम एनआरसी में शामिल रहेंगे ना, उनको बाहर खदेड़ने का काम एनआरसी में हो जाएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा विरोध CAA और एनआरसी को लेकर होता है, क्योंकि CAA में ऐसा कहा जाता है, आप धर्म के आधार पर कैसे ये तय कर ले रहे हो कि नागरिकता देंगे इनको, कि वो कौन से धर्म का है वो आदमी, ठीक है। ऐसे में तो आप मुस्लिमों के साथ में क्या कर रहे हो, भेदभाव कर रहे हो। ऐसा बहुत ही ज़्यादा CAA का विरोध हो रहा था। इसके बाद हम फॉरेन वाले पेज से देखते हैं न्यूज़ ईरान से। ईरान का कहना है कि हमने 60% यूरेनियम के उत्पादन को इनरिच कर दिया है, उसमें वृद्धि कर दी है, ताकि जो न्यूक्लियर टॉक्स है ना, वो उस पर हम प्रेशर डाल सकें, ताकि जल्दी से जल्दी ये डील हो सके, ऐसा ईरान का कहना है। लेकिन ये जो परमाणु कार्यक्रम में अपनी जो वृद्धि कर रहे हैं ना कहीं विश्व समुदाय को एक गलत संकेत जाता है। हो सकता है ये डील भी इनकी प्रभावित हो जाए इनके यूरेनियम के संवर्धन से। आगे इसमें ये बताया जाता है कि अभी इसने जो 60% का इनरिचमेंट किया है ना, ये पिछले साल की अपेक्षा ज़्यादा है, और लेकिन वीपन ग्रेड का जो लेवल रहता है ना 90% का, उससे तो ये थोड़ा लोअर ही है। और जो 2015 में डील हुई थी ना ईरान के साथ में अमेरिका और अन्य जो देशों की, उसमें ये कहा गया था कि आपको 3.67% तक इनरिचमेंट करने की छूट रहेगी, इसके बदले में हम आपको कुछ और सुविधाएं प्रदान करेंगे, आपके ट्रेड को आसान करने के लिए या फिर आपके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को लाने के लेकर। इसके बाद हम देखने वाले हैं US और जापान से रिलेटेड कौन सी न्यूज़ यहाँ पर आई है। तो जो बाइडेन और सुगा क्वाड का जो नेक्स्ट समिट होने वाला है ना,
उसकी ये डेट को निर्धारित कर सकते हैं कि हम अब अगली मीटिंग कब रखें। तो योशिदे सुगा कौन है? ये हैं जापान के प्राइम मिनिस्टर। और क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं? इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। अब इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट ये बताए जाते हैं कि कौन कौन से मुद्दे हैं जो यहाँ पर उठाए जा सकते हैं। जैसे कि रीजनल सिक्योरिटी को लेकर कुछ बातें इसमें की जाएंगी। इसमें नॉर्थ कोरिया का इशू भी शामिल रहेगा, चाइना और चाइना ताइवान के बीच में जो इशू चल रहा है उसको लेकर के। और जापान इसलिए भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये हो सकता है कि जो $2 बिलियन का 5G नेटवर्क टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव को अनाउंस कर सकता है, ऐसा जापान का कहना है। इसके बाद क्या है कि ये जो पीएम है ना जापान के, ये अमेरिका की कमला हैरिस से मिलेंगे। और इसमें ये भी बात बताई गई है कि जो क्वाड इनिशिएटिव है, किसको लेकर के? कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर के जो क्वाड इनिशिएटिव है ना, इसको भी रिव्यू इसमें होने वाला है। इस प्रकार की आशाएं यहाँ पर की गई हैं, जिसके अंतर्गत कई बिलियन जो डोजेस है ना जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन के साउथ ईस्ट एशिया और पैसिफिक एरिया में इसकी सप्लाई हमको करना है। इस पर भी ये बातचीत करने वाले हैं या डिस्कस करने वाले। इस प्लानिंग में क्या क्या शामिल किया गया है कि इंडिया जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग करेगा, अमेरिका और जो जापान है ना वो फाइनेंशियल रूप से सहायता करेंगे, और ऑस्ट्रेलिया इसका डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करेगा इस वैक्सीन का। लेकिन दिक्कत की बात ये हो गई है कि जो जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन है ना अमेरिका की, तो इसको यूएस की ड्रग ऑथोरिटीज़ ने इसके उत्पादन को या फिर यूज़ को पास कर दिया है, विक्रय पर अभी रोक लगा दी है। ठीक है, क्योंकि लगभग ये जो 7 मिलियन रेसिपिएंट्स हैं ना जिन्होंने ये वैक्सीन लिया था, उनके ब्लड में थक्का जमने लगा था। कल की न्यूज़ में हमने देखा था कि अमेरिका ने कई सारे कारण बताते हुए रूस के ऊपर और भी जो इंडिविजुअल पर्सन है या फिर ऑफिशियल हैं उनके ऊपर कई सारे सैंक्शन लगा दिए थे, कई लोगों को यहाँ से निष्कासित कर दिया था। अब इसके चलते रूस भी चुप नहीं रहेगा। रूस ने भी एफबीआई के चीफ को और अदर जो अधिकारी थे उनको उनके ऊपर बैन लगा दिया है रसिया ने। ठीक है, रसिया में जो 10 यूएस के डिप्लोमेट्स थे, राजदूत थे, उनको एक्सपेल कर दिया है, मतलब देश से बाहर निकाल दिया है। किसके लिए? उसी सैंक्शन के जवाब में रसिया ने कदम उठाया है। कल अमेरिका ने कई सारे रीजन दिया था ना, जैसे कि रूस हमारे देश में साइबर अटैक करता है, उसका नाम भी बताया था कि कहाँ पर उसने साइबर अटैक किया था। दूसरी बात, जो इलेक्शन हुए थे उसमें भी रसिया कहीं ना कहीं बाधा डालता है या फिर बाइडन को जिताने के चक्कर में था, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया था। जो 10 रशियन डिप्लोमेट थे ना उनको एक्सपल्सन कर दिया था, मतलब किसी संस्थान से उनको बाहर निकाल देना। तो इसके जवाब में मॉस्को ने क्या कर दिया? फोर्सफुल रिस्पॉन्स दिखाया और अनाउंस कर दिया। यूएस के जो ऑफिशियल हैं जिसमें शामिल हैं अटॉर्नी जनरल मैरिक गारलैंड और जो बाइडन के चीफ डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइज़र है ना सुसैन राइस, इनके ऊपर बैन लगा दिया है रसिया में एंट्री को लेकर।